हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडरिनल। इससे पहले की वीडियो में मैंने डायलिसिस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कब डायलिसिस करेंगे, इन सारी चीज़ों को बताया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार ज़रूर देखें। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस किस प्रिंसिपल पे काम करता है। मेनली डायलिसिस दो प्रकार के होते हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल किडनी, जिसको बोला जाता है डायलिज़र, और इस डायलिज़र में प्रेजेंट होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन से ही सॉल्यूट एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते हैं और ट्रांसफ़र हो के ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट मटेरियल को बाहर करके बॉडी में वापस ब्लड को भेजता है। सेम एज इट इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होता है एब्डोमेन में, जिससे सॉल्यूट ट्रांसफ़र होता है और वेस्ट मटेरियल बाहर होता है। अब प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस को हम 4 टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं: डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और कन्वेक्शन। ये जो प्रिंसिपल है ये पूरा डिपेंड करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे। ये मेम्ब्रेन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से में क्या मेम्ब्रेन यूज़ होगा, इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। अभी हम देखते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है पैसिव मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स हायर एनर्जी और कंसंट्रेशन टू द लोअर एनर्जी और कंसंट्रेशन। अब पहले हम समझते हैं ये हायर एनर्जी कंसंट्रेशन टू लोअर एनर्जी क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारे बॉडी का सेल है। इस सेल में ये जो आप देख रहे हैं ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि लिपिड लेयर और प्रोटीन लेयर की बनी होती है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। इसी से जो सॉल्यूट्स रहते हैं, सॉल्वेंट रहते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ये 2 कंपार्टमेंट हो गए। सेम एज इट इज़ हमारे डायलिसिस में जो डायलिज़र होता है उसमें भी 2 कंपार्टमेंट होते हैं। पहला होता है डायलिसिट कंपार्टमेंट, दूसरा होता है ब्लड कंपार्टमेंट। इन दोनों के बीच में होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन ऐसे टाइप्स का होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट ही ट्रांसफ़र होते हैं। आप सबको एक चीज़ बता देती हूँ मैं, डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने से ही इतना कॉन्सेंट्रेट होता है कि सॉल्यूट ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब हम देखते हैं ब्लड कंपार्टमेंट ना। ब्लड कंपार्टमेंट में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं। डायलिसिट कंपार्टमेंट में भी सेम चीज़ ले लेते हैं। ठीक, जो हमारा ब्लड रहता है, ब्लड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, एमिनो एसिड, ग्लूकोज। ये सारी चीज़ों के होने की वजह से जो ब्लड का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, जो इसके सॉल्यूट्स रहते हैं, नॉट सॉल्वेंट, सॉल्यूट्स होते हैं, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, हाई से लो की तरफ जाते हैं। समझ गए हाई एनर्जी टू लोअर एनर्जी ये क्या होता है। अब हम देखते हैं पैसिव मूवमेंट क्या होता है। हमारे जो बॉडी रहती है, बॉडी में जितने भी सॉल्यूट्स होते हैं वो 2 टाइप्स में ट्रांसफ़र होते हैं, एक्टिव टाइप में और पैसिव टाइप में। तो जो पैसिव मूवमेंट रहता है, इस मूवमेंट में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, बट जो एक्टिव रहता है उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये आप जो देख रहे हैं ये हमारे डायलिज़र का अंदर का फाइबर्स है, जिसमें से ही ब्लड फिल्टर होता है। अब सॉल्यूट्स में ये, इसमें जो सॉल्यूट्स रहता है वो कोई भी मीडियम में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो। मेनली जो डिफ्यूजन रहता है वो हीमोडायलिसिस के प्रोसेस में होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन क्या क्या होते हैं। मेनली ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, जो मैंने जैसे पहले बताया कि मेम्ब्रेन लिपिड लेयर और प्रोटीन लेयर से बनी रहती है। तो जो लिपिड लेयर रहती है उनमें से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल ट्रांसफ़र होते हैं, और प्रोटीन लेयर से वाटर सॉल्यूबल जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस रहते हैं जिनका मॉलिक्यूल्स लार्ज रहता है, लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड। ये क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला चीज़ है परमेबिलिटी, मतलब जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड लेयर है कि प्रोटीन लेयर है, कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती है, कौन सी चीज़ें नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि डिफ्यूजन में ओनली सॉल्यूट ही ट्रांसफ़र होंगे, सॉल्वेंट नहीं। और दूसरा क्या है, टेम्परेचर। देन थर्ड है कंसंट्रेशन, जैसे मैंने ब्लड का कंसंट्रेशन बताया कि ज़्यादा है और डायलिसिट का कम है,
तो ब्लड से वो डायलासेट कंपार्टमेंट में क्या होगा, सॉल्यूट ट्रांसफ़र होगा। पांचवा है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, की मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना है। मॉलिक्यूल्स जो भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो भी सॉल्यूट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनका साइज़ कितना है, कौन से आयंस में कौन सा चार्ज लगा हुआ है, ये भी डिपेंड करता है। सेकेंड हम देखते हैं ऑस्मोसिस। Osmosis defined solvent moves lower concentration to the higher concentration through the semi-permeable membrane with the help of the osmotic pressure। अब इसका मतलब क्या होगा, जो ऑस्मोसिस होता है इसमें पहली चीज़ कि इसमें सिर्फ सॉल्वेंट ही, मतलब जो वाटर रहेंगे वही ही मूव करेंगे, सॉल्यूट मूव नहीं करेंगे। सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन लेते हैं एक साइड पे, अब एक साइड पे हम लेते हैं ओनली सॉल्वेंट और एक साइड पे हम लेते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि जिस साइड पे सॉल्यूट रहेगा उसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अब ये क्या है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, इस वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और इस वाले कंसंट्रेशन क्या है, लो है। ये ओनली क्या है, वाटर है और इसमें कुछ भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है, और इधर क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट हैं। अब मैंने बताया लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब ये जो सॉल्वेंट्स रहते हैं, ये सॉल्वेंट क्या होते हैं, ये सॉल्यूट्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सिंपल वे में हम समझ सकते हैं, कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने वाटर डाला, अब ऊपर से हमने डाल दिया इसमें किशमिश। अब ये क्या है, प्योर वाटर है, अब हमने डाला किशमिश। किशमिश में क्या रहते हैं, ग्लूकोज प्रेजेंट रहते हैं, रेजिन्स रहते हैं, है ना। तो वो रेजिन्स क्या करते हैं, सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो इसमें पानी रहता है वो क्या होता है, किशमिश में भर जाता है। तो आप देखेंगे अगर रात को हम उसको भिगा के रखते हैं तो मॉर्निंग तक वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। एक साइड पे सॉल्यूशन ए लेते हैं, एक साइड पे सॉल्यूशन बी लेते हैं, और ये बीच में हमने लगा दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब जैसे एक तरफ सॉल्यूशन में हमने ओनली क्या लिया है, वाटर लिया है, और एक तरफ क्या लिया है, सॉल्यूट लिया है, और सॉल्वेंट दोनों लिया है, ठीक है। तो इधर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, और इस साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, कम हुआ। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में ये जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वाटर के, वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। अब इसमें एक प्रेशर जनरेट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस प्रेशर से ही ये क्या होता है, इधर जाता है। जितना ज़्यादा ये प्रेशर डिपेंड करता है सॉल्यूट्स पे, जितना ज़्यादा सॉल्यूट हो रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, ये प्रेशर रहेगा। डिपेंड करता है सॉल्यूट्स पे कि कंपार्टमेंट में सॉल्यूट्स कितना है। ऑस्मोसिस के जस्ट अपोजिट हम लेते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायलिसिस इन आरओ प्लांट, बिकॉज डायलिसिस में 120 से 135 लीटर तक पानी यूज़ होता है पर डायलिसिस, और वो भी बिना किसी कंटामिनेशन के, प्योर वाटर। वो प्योर वाटर हमें कहाँ से मिलता है, आरओ प्लांट से। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं। ऑस्मोसिस में हम देख रहे थे कि यहाँ से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा था, तो यहाँ का जो सॉल्वेंट था वो इस वे में मूव कर रहा था, जिधर क्या था, सॉल्यूट प्रेजेंट था, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में हम क्या करेंगे कि हम दूसरे साइड से भी प्रेशर डालेंगे। आप लोग याद रखिए कि ऑस्मोसिस में ओनली सॉल्वेंट ही ट्रांसफ़र हो सकता है, सॉल्यूट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अब इधर मान लिए जैसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो 10 न्यूटन का हम लगा रहे हैं, अब इससे ज़्यादा हम इधर लगा रहे हैं जैसे 12 न्यूटन का, तो क्या हो जाएगा, जो इधर का जितना भी सॉल्वेंट है ये सॉल्वेंट इस साइड पे आ जाएगा, और इस साइड पे क्या बच जाएगा, ओनली सॉल्यूट ही बच जाएगा। तो हमारा जो वाटर रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, मतलब एक साइड पे आ जाएगा, और एक साइड पे क्या होगा, सॉल्यूट आ जाएगा। तो इससे क्या है, हम वाटर से जितने भी सॉल्यूट्स हैं, जितना भी कंटामिनेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम अलग कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी से हमको नमक निकालना है, तो उसमें कौन सा मैकेनिज्म काम करेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस का। आई होप आप लोग को रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आया होगा। अब थर्ड हम देखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिमिलर होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का यूज़ होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी अल्ट्रा फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन का यूज़ होता है, जिस मेम्ब्रेन का साइज़ होता है 103 to 106 डेल्टॉन तक। इसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं जो प्रेशर डाल सकते हैं। पहला ऑस्मोटिक प्रेशर हो सकता है,
दूसरा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर, मतलब जो मेम्ब्रेन का प्रेशर रहता है वो इसको अफेक्ट कर सकता है। और तीसरा चीज़ डायलेजर टाइप। देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेट मतलब छोटे से छोटा मॉलिक्यूल भी क्या होगा, फिल्ट्रेट हो सकता है। अब ये डायलेजर के टाइप पे डिपेंड क्यों कर रहा है, जैसे हाई फ्लक्स है, हाई फ्लक्स में जो साइज़ रहता है मेम्ब्रेन का वो ज़्यादा रहता है, लो फ्लक्स में उसका साइज़ कम रहता है, जिससे ही मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, फिल्ट्रेट होते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का फिल्ट्रेशन होता है। सेम एज इट इज़ कॉन्वेक्शन जो होता है, फोर्थ सॉल्यूट ड्रैग, जिसमें फोर्स मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब बहुत ही फोर्स से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही मेम्ब्रेन से ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हीमोफिल्ट्रेशन और हीमोडाइफिल्ट्रेशन करते हैं, ये भी एक हीमोडायलिसिस का टाइप्स होता है, तो ये वाला प्रिंसिपल इसमें काम करता है। थैंक्स टू ऑल, आई होप कि आपको सारे प्रिंसिपल समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिए। आपको नोट्स चाहिए होगा तो मैंने नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसमें आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए जो सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर दबाएं और उसके बाजू में जो घंटी जैसा दिया हुआ है बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिल सके।